आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों शंघाई मसाकर की। ऐसे ही मारा गया था, बट किसको? इसको अप्रैल 12 पर्ज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब ये पर्ज किसकी हुई? ठीक है, किसको मारा गया? कम्युनिस्टों को मारा गया, है ना। 1927 की ये बात है। शंघाई, आप समझ रहे हैं शंघाई भैया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है चाइना का। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। चाइना का इतिहास मैंने कवर किया है। चियांग काइशेक की बायोग्राफी हो गई, डेन ज़ाओपिंग की बायोग्राफी हो गई, माओ जेडोंग की बायोग्राफी हो गई, सन यात सेन, कल्चरल रेवोल्यूशन, कॉन्फ्यूशियस, लाओ जू। बहुत सारे लेक्चर्स लिए दोस्तों, कम से कम 25 से 30 लेक्चर्स हैं जो कि चाइना पे हैं। तो चाइना का इतिहास मैंने कवर किया है। इस लेक्चर में मैं आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा और इस इवेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस इवेंट ने एक सिविल वॉर को जन्म दे दिया। ठीक है, जिसने चाइना को बदल के रख दिया। तो हम देखेंगे। सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से इसको प्री बुक कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू का ऐप अब आ गया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज है, साथ ही साथ यूपीएससी आईएएस का हमने स्मार्ट कोर्स बनाया है जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ईएमआई पे भी अवेलेबल है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों ये चाइना आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चाइना आपको दिख रहा है। अभी चाइना बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्यों? कोरोना भेज दिया ना, कोरोना भेज दिया। देख रहा है कि नहीं? ये देखिए वुहान, ये हुबई प्रोविंस है, ये वुहान। ठीक है, यहां से ये आ गया कोरोना भारत में। क्या बताएं, पूरी दुनिया में ही चला गया, बट खैर वो अलग अलग टॉपिक है। ये है चाइना। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो चाइना की बहुत बुरी हालत हुई। ये मैं कई बार बता भी चुका हूं आपको। चाइना ने जितने युद्ध लड़े वो हारे। ह्यूमिलिएशन पीरियड इसको बोला जाता है चाइना के लिए। बहुत बेइज्जती हुई। फ्रांस ने चाइना को हराया, ब्रिटिशर ने चाइना को हराया। ओपीएम वॉर, चाइना को इस पूरे एरिया जो आप देख रहे हैं ना, लोगों को लत लगा ली थी, लत लगा दी थी नशे की। ब्रिटिशर्स ने ओपीएम भेजते थे, ये गांजा सब सप्लाई, ये जो ड्रग्स होते हैं, है ना। तो चाइना में ये लत लग गई थी, और जब चाइना ने अपोज किया, ब्रिटिशर ने आर्मी भेज दी, खत्म कर दिया चाइना को। हार गए, एम्परर कुछ कर ही नहीं पाए। जापान ने लेकिन जब 1894 में हराया, तब हद हो गई। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर। चाइना में कुछ भी बुरा बुरा होता था, एम्परर बोलता था कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आर्मी भेजी जाती थी, एम्परर को हरा दिया जाता था। तो यहां पे जो राजा था, जो क्विंग डायनेस्टी या चिंग डायनेस्टी जो थी, 17वीं शताब्दी में आई थी, वो 17th सेंचुरी में। जो चिंग डायनेस्टी थी दोस्तों, वो नाम मात्र की थी। आखिरी में 19th सेंचुरी में वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। जो उसके एम्परर्स थे, उनके हाथ में ताकत थी ही नहीं, वो खाली पपेट थे। वेस्टर्न वर्ल्ड उनको कंट्रोल कर रहे थे। इसी वजह से दोस्तों 1899 में बॉक्सर रेवोल्यूशन होता है, लेकिन यह उसको भी दबा दिया जाता है। बॉक्सर रेवोल्यूशन क्या दोस्तों? यहां पे जो लोग हैं वो हथियार उठा लेते हैं कि एम्परर से कुछ ना हो रहा, हम करेंगे, और एम्परर भी साथ देता है कि मार दो सबको। तो यहां पे ऑलरेडी उस समय रशियंस होते हैं, जापानी होते हैं, है ना, ये ब्रिटिशर होते हैं, सबको मारा जाता है, चर्चेस को जलाया जाता है बाकायदा। बहुत एकदम, ये भी एक काला अध्याय है, अब ये मैंने कवर किया है। लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव से देखे तो ठीक था, कितना झेले वो। लेकिन बॉक्सर रिबेलियन को पूरा जला दिया गया दोस्तों, पूरा दबा दिया गया। कैसे? जापान, रशिया, ब्रिटिश, अमेरिका, इन सब ने बहुत बड़ी फोर्स बनाई, आर्मी को भेज दिया, मार दिया सबको, लोगों को मारा, बहुत ब्रूटल। ठीक है, लोगों से देखा नहीं जा रहा था। कुछ लीडर्स अब उभर के आए, उनमें से एक बहुत बड़े लीडर थे सन यात सेन। सन यात सेन की बायोग्राफी मैंने कवर की, और सन यात सेन ने बोला कि अब हम इसको नहीं देख सकते, इनके बस की कुछ नहीं है, जो डायनेस्टी है चिंग डायनेस्टी, अब हम अपने हाथ में लेंगे चीजों को। और बकायदा पूरा एक रेवोल्यूशन प्लान करते हैं। और 1911 में फाइनली जिनहाई रेवोल्यूशन होता है, जिसको मैंने कवर किया है। जिनहाई रेवोल्यूशन हुआ, चाइना बदल गया। चाइना को पूरी तरीके से बदल दिया इस रेवोल्यूशन ने, क्योंकि 2000 साल की सत्ता को, यह मोनार्की को उखाड़ फेंका, है ना। सन यात सेन के तीन ही प्रिंसिपल थे। सबसे पहला नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जो कि चाइनीज में कूट कूट के भर गया था जब उन्होंने आसपास की कंडीशंस देखी कि इतना ज्यादा बाहर से आक्रमण हो रहा है, तो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना चाइनीज में कूट कूट के भर गई।
दूसरा डेमोक्रेसी, द गोल ऑफ दिस कू इज टू ब्रिंग डेमोक्रेसी। तख्ता पलट इसीलिए ही हो रहा है, रेवोल्यूशन इसलिए ताकि डेमोक्रेसी ला सके हम। और फिर सोशलिज्म, कि सबको बराबर बांट दो, है ना, जो भी रिसोर्सेज है सबको बराबर बांट दो। ये तीन प्रिंसिपल थे सन यात सेन के। तो याद रखिएगा, एनडीएस, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ये सब मैंने कवर किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब सन यात सेन आए, आर्मी सन यात सेन के पास नहीं थी। दो सरकारें उस समय चली। एक थी युआन शिकाई की सरकार, जो कि बीजिंग से चल रही थी। युआन शिकाई के पास थी आर्मी, आर्मी के कमांडर थे ये, ठीक है, जिनाई रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। दूसरी चल रही थी नैनकिंग से, जो कि सन यात सेन चला रहे थे। नैनकिंग से सन यात सेन सरकार चला रहे थे, तो सदर्न चाइना का कंट्रोल सन यात सेन के पास था, नॉर्दर्न चाइना का कंट्रोल युआन शिकाई के पास था। लेकिन युआन शिकाई ज्यादा ताकतवर थे क्योंकि इनके पास मिलिट्री थी। तो सन यात सेन ने युआन शिकाई से बोला कि देखो, मैं चाहता हूं, सन यात सेन बहुत ही समझदार इंसान थे, उन्होंने बोला युआन शिकाई से कि तुम एक काम करो, तुम ले लो, तुम पूरा चाइना ले लो, मेरा गोल यही है, मैं ये चाहता हूं कि चाइना को यूनाइट किया जा सके। युआन शिकाई मान गए, लेकिन युआन शिकाई ने अपने आप को ही राजा घोषित कर लिया कुछ ही वक्त बाद, 1914 में अपने आप को ही राजा घोषित कर लिया। सन यात सेन तक तो इसके खिलाफ थे। सन यात सेन को फिर भागना पड़ा क्योंकि पता था कि युआन शिकाई अब उनको छोड़ेंगे नहीं। भाई जाहिर सी बात है ना, सन यात सेन से पर्सनली युआन शिकाई की कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बल्कि सन यात सेन ने ही युआन शिकाई को सत्ता दे दी। लेकिन युआन सन यात सेन को पता था कि अब सत्ता इसके पास आ गई है, जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको ये मारेगा। 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु हो गई। अब 1916 से लेकर 1928 तक दोस्तों, ये वॉर लॉर्ड्स का पीरियड है। जब युआन शिकाई की मृत्यु हो गई, पावर वैक्यूम हो गया, तो यहां पे जो ये सारे रीजन्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कमांडर्स के बीच में बट गए, जिनको वॉर लॉर्ड्स बोला जाने लगा, है ना। सन यात सेन का एक ही मकसद था कि इन सारे वॉर लॉर्ड्स को हरा के चाइना को यूनिफाई कर दो। तो चियांग काइशेक, अब ये नाम याद रखिएगा, चियांग काइशेक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे। चियांग काइशेक ने यह सपना पूरा किया जब उन्होंने 1928 में 1926 में 1926 से लेकर 1928 तक नॉर्दर्न एक्सपेडिशन लॉन्च की। मतलब यहां नैनकिंग से चले और ये नॉर्थ के शहर, नहीं सॉरी नैनकिंग से नहीं, यहां पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जब सन यात सेन जापान भागे थे और उसके बाद जब वापस आए थे युआन शिकाई की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने गोंगजाओ में अपनी सरकार बनाई थी। तो गोंगजाओ में कोमिंटांग पार्टी, जो कि सन यात सेन की पार्टी थी, यहां से काम करती थी। तो जब सन यात सेन की मृत्यु हुई 1925 में, तो चियांग काइशेक को सत्ता मिली। तो 1926 में चियांग काइशेक ने नॉर्थ के इन टाउन्स को जीतना शुरू किया, इन रीजन्स को, जिसको नॉर्दर्न एक्सपेडिशन बोला जाता है। और 1928 आते आते इन्होंने सारे वॉरलॉर्ड्स को हरा दिया और 1928 में चियांग काइशेक चाइना के लीडर हो गए। ये इन ब्रीफ चाइना की स्टोरी, ठीक है। अब ये है पूरा बैकग्राउंड। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे चियांग काइशेक काओमिंटांग तो ठीक है, एक इसमें और एंगल इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्टों का, ठीक है। बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि चाइना में क्या चल रहा था। अब हम इस पे आते हैं कि ये मसाकर हुआ क्यों। कम्युनिस्टों की कहानी आप देखिए। 1921 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। माओ जेडोंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर। लेकिन यहां पे सोवियत जो है वो कम्युनिस्टों को सपोर्ट करेगा भाई, क्योंकि सोवियत भी कम्युनिस्ट नेशन है। चियांग काइशेक चाहते थे सोवियत का सपोर्ट, और सोवियत चियांग काइशेक को भी सपोर्ट कर रहा था, समझे कि नहीं। सोवियत दोनों को ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ज्यादा सपोर्ट कम्युनिज्म की तरफ था, कम्युनिस्टों को था। तो चियांग काइशेक ये चाहते थे कि सोवियत नेशन हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करे। तो इसके लिए क्या किया, चियांग काइशेक की कोमिंटांग और कम्युनिस्टों ने हाथ मिला लिया। लेकिन चियांग काइशेक किसी भी कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करते थे। उनका यह गोल था कि सारे कम्युनिस्टों को खत्म कर दो, इरेडिकेट कम्युनिस्ट वंस एंड फॉर ऑल, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर्स थे, इन्होंने उस समय मौके की नजाकत को समझा और चाइना भी यूनाइट हो चुका था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, चलो हम साथ में आ जाते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। और यहां पे सोवियत यूनियन ने बोला कि हम फिर चाइना को बकायदा पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां पे कम्युनिस्ट जो नॉर्दर्न एक्सपेडिशन हो रही है, ये भी इसमें था। ये भी चियांग काइशेक मांग कर रहे थे कि जो नॉर्दर्न एक्सपेडिशन हो रही है उसमें आप सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो हम ये देखते हैं कि 1926 में, जैसा कि मैंने बताया, कि नॉर्दर्न एक्सपेडिशन को लॉन्च किया गया जून आते आते, और 1928 तक ये सबको जीत लिया गया। लेकिन बीच में 1927 में, अप्रैल 12 1927 में दोस्तों, चीजें हाथ से बिगड़ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। क्यों? एक्चुअली हुआ क्या कि कम्युनिस्टों और चियांग काइशेक के बीच में बन नहीं रही थी ज्यादा, है ना। यहां पे 1927 में नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी ने वुहान को कैप्चर कर लिया। वुहान में कम्युनिस्ट थे, गोंगजाओ में भी कम्युनिस्ट थे, चांगशा में भी कम्युनिस्ट थे। समझ रहे हैं? तो अब हम ये देखते हैं कि वुहान को जब कैप्चर किया तो वुहान में एक सरकार चल रही थी, वैंग जिंगवई उसको चला रहे थे। और वैंग जिंगवई वही इंसान थे जिन्होंने, जब सन यात सेन की मृत्यु हुई थी तो वैंग जिंगवई को पहले ये सत्ता सौंपी गई थी, लेकिन बाद में चियांग काइशेक ने वो छीन लिया। तो वैंग जिंगवई वुहान में चले गए, उन्होंने अपनी सत्ता बना ली। ठीक है, अब इसके लिए आप मेरा पूरा चियांग काइशेक का लेक्चर देखिए, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ऐसा है कि चियांग काइशेक एक बार, जब इन्होंने अपने पूरे एरिया वुहान को, जो एक पैरेलल सरकार चल रही है वहां पे, नॉर्थ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। ये इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, ठीक है, हुबई, हुनान, जियांगजी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना ही भूल गया, चाइना में जो मेन पॉपुलेशन है ना, वो यहां पे रहती है। यहां पे चाइना में, ये जो, अगर आप वेस्ट साइड देखें तो चाइना के वेस्ट साइड में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। 70 to 80% जो चाइनीज है वो यहीं रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा है, देख रहे हैं ना, समुद्र के पास। समुद्र के पास आपको शंघाई मिलेगा, ठीक है, समुद्र के पास आपको हैंगजाओ मिलेगा, समुद्र के पास ही जरा सा दूर आपको बीजिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एरिया है बहुत ही हिली है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है, मुश्किल है रहना यहाँ पे, इतना आसान नहीं है। ठीक है, और ये है भैया ताइवान। ताइवान 1949 में ताइवानी तो भाग गए थे ना। चियांग काइशेक, जब 1949 में कम्युनिज्म स्टैब्लिश हुआ तो चियांग काइशेक ताइवान भाग गए, और यहां से उन्होंने वन चाइना पॉलिसी स्टार्ट कर दी। वन चाइना पॉलिसी मतलब उन्होंने क्या, मतलब चाइना भी ये कहता है कि ये ताइवान और चाइना सब एक ही है ना। खैर, अब इसमें हम नहीं जाते हैं, वो मेरे पूरा लेक्चर देखिएगा, सब मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक बार जब चियांग काइशेक ने नॉर्दर्न टाउन्स को जीता, खेल खत्म। चियांग काइशेक के पास पावर आ गई। चियांग काइशेक मतलब उनको पता था कि अब जीत ज्यादा दूर नहीं है, इंपॉर्टेंट टाउन जीत लिए, हटाओ, कम्युनिस्टों की कोई जरूरत ही नहीं। तो कम्युनिस्टों की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही चियांग काइशेक कम्युनिस्टों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे। ठीक है, जो उनका सपना था उसके आड़े आ रहे थे, है ना। तो कम्युनिस्टों से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। चियांग काइशेक के पास ताकत आ गई, चियांग काइशेक ने कम्युनिस्टों को धोखा दे दिया। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों अप्रैल में। ठीक है, 5 अप्रैल को वैंग जिवई आते हैं शंघाई, है ना। और वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे चैन डुक्सू, ठीक है, इनसे मिलते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए दोस्तों, क्योंकि चाइनीज नाम वो आपको दिखते कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और किए जाते हैं। ठीक है, और जू इनलाई, ये चेन जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय के सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे सीपीसी के, है ना। और जू इनलाई भी थे, तो इनसे मिलते हैं और इनको जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं कि कॉमिंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे से कोऑपरेट कर रही हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत है ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी और कॉमिंटोंग पार्टी, मतलब चियांग काइशेक और और इधर माओ जेडोंग, जू इनलाई, ये सब साथ में काम कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि सिविल वॉर हो गया। ठीक है, चियांग काइशेक, जैसा कि मैंने बताया, उनके पास ताकत आ गई, तो चियांग काइशेक नहीं चाहते थे ये सारी चीजें हो। चियांग काइशेक चाहते थे कि उन्हीं का रूल हो, कॉमिंटोंग पार्टी कम्युनिस्टों से कोई दोस्ती नहीं हो सकती। एकदम से क्या हुआ, जैसे ही वैंग जो थे 6 अप्रैल को वापस वुहान के लिए निकले शंघाई से, चियांग काइशेक ने जो ग्रीन गैंग जो थी, ये एक अंडरग्राउंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इतनी खतरनाक थी कि ये लोगों को लटका देती थी, उल्टा उल्टा लटका के तब तक मारती थी जब तक वो मर ना जाए। बड़े खतरनाक गैंग था, और इसके लीडर थे ये गुंडे डू येशेंग, ये बहुत बड़ा गुंडा था। चियांग काइशेक ने इसके साथ हाथ मिला लिया, और ये इतिहास में दोस्तों, इसलिए चियांग काइशेक की भी ये कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा रहे हैं। चियांग काइशेक, इन्होंने वॉर तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ा कि हमको डेमोक्रेसी लानी है, लेकिन जब चियांग काइशेक के पास ताकत आती थी उन्होंने कभी डेमोक्रेसी लाई ही नहीं, वो भी वन पार्टी रूल। भैया ताइवान में तो बकायदा पूरा 1949 से लेकर 1987 तक मार्शल लॉ लगा था, है ना। चियांग काइशेक ने पूरा वन पार्टी सत्ता अपने पास रख ली। यही होता है, लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो जीरो। तो यहां पे डू युशेंग से इन्होंने हाथ मिलाया। अब ये था गुंडा। चियांग काइशेक ने बोला एक काम करो, शंघाई में जितने भी कम्युनिस्ट हैं खत्म करो उन्हें।
लेबर यूनियन कम्युनिस्ट कंट्रोल करते हैं, आपको पता ही है। सोवियत सोवियत यूनियन जो था, ठीक है, वो पहला कम्युनिस्ट नेशन था, वो तो लेबर यूनियन के ही मुद्दे पे आई थी। लेबर यूनियन को कम्युनिस्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऐसा है, सबको बंद करो, सबका मुंह बंद करो, ये कम्युनिस्टों को हटाओ, मैं नहीं चाहता मेरे राज्य में कोई भी कम्युनिस्ट मुंह उठाए, खत्म कर देते हैं इनको। यही चियांग काइशेक का अल्टीमेट मोटिव था। फाइनल प्रिपरेशन सीपीसी मेंबर्स को खत्म करने की शुरू हो गई। अब ये इनको पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है सीपीसी मेंबर्स को, कम्युनिस्ट पार्टी को, कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। चियांग काइशेक ने 9 अप्रैल को मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया शंघाई में, और 11 अप्रैल को एक सीक्रेट ऑर्डर जारी कर दिया कि कम्युनिस्टों को मारो। तो जितनी भी प्रोविंसेस चियांग काइशेक ने अपने कंट्रोल में ली, उन सबको बोल दिया कि कम्युनिस्टों को मारो। 12 अप्रैल को दोस्तों गाजर मूली की तरह काट दिए गए कम्युनिस्ट। ये जो गैंग मेंबर्स थे, जो ग्रीन गैंग मेंबर्स थे, दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि 300 से लेकर 5000 के बीच कम्युनिस्ट मारे गए थे। अब जब ये बाकी कम्युनिस्टों को पता चला तो उनका एकदम दिमाग खराब हो गया कि यार ये इतना बड़ा धोखेबाज इंसान है, इसने हमको कुछ बोला और किया कुछ, ये तो चलेगा नहीं। चियांग काइशेक ने बहुत ही चालाकी से तुरंत, उस समय जो शंघाई में प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी, जिसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट थे, लेबर यूनियन कम्युनिस्ट कंट्रोल करते थे, उनको खत्म कर दिया। यही उनका मेन मोटिव था, तुरंत खत्म कर दिया, पावर को अपने हाथ में ले लिया, है ना। और उसके बाद यूनियंस को रीऑर्गेनाइज किया। तो जितने भी यहां पे जो लेबर यूनियंस के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी, उनका मूड खराब हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आर्मी के ऑफिस के, आर्मी का जो हेडक्वार्टर था उसके सामने गए, वहां पे प्रोटेस्ट किया। आर्मी ने वहां पे गोलियां चला दी, 300 लोग और मारे गए। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे लोग थे, मतलब बहुत कम उम्र के लोग थे, 22, 23, 21, 20 साल के लोग थे, और लोग। तो ऐसा बोला जाता है कि लगभग 300 से 5000 के बीच में कैजुअलिटीज हुई थी, है ना। इतनी बुरी हालत थी। 300 को तो खत्म किया गया, 5000 तो पता नहीं कहां गए, उनका पता ही नहीं चला अभी तक। और कुछ लोग का मानना है कि 10,000 से ज्यादा। अब इसका आफ्टर मैथ क्या हुआ? इसका आफ्टर मैथ यह हुआ कि अब एक सिविल वॉर शुरू हो गया कम्युनिस्टों के बीच में और कॉमिंटांग पार्टी के बीच में। अब कम्युनिस्ट जो हैं उनकी है रेड आर्मी, हालांकि इनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, और सोवियत ने भी यहां पे चियांग काइशेक को फिर सपोर्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। कम्युनिस्ट जो है इनकी थी रेड आर्मी वर्सेस कॉमिंटांग, जो कि चियांग काइशेक लीड कर रहे थे, उनकी पार्टी। और कॉमिंटांग का जो मिलिट्री विंग था वो था नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी, और इसी आर्मी के पास पूरा चाइना का कंट्रोल था। तो समझ लीजिए कि कम्युनिस्टों के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन यहां पे 1934 में दोस्तों लॉन्ग मार्च हुआ। लॉन्ग मार्च दोस्तों, ये चाइना के इतिहास में अगर कम्युनिज्म देखे चाइना में, तो उनकी हिस्ट्री में शायद सबसे ये ग्लोरीफाइंग इवेंट है, जब माओ जेडोंग, जू इनलाई, जो भी लोग थे उन सबको पहाड़ी एरिया पे ले गए। 10,000 किलोमीटर का मार्च दोस्तों, पूरे नॉर्थ में जाके, ईरान में जाके बस ये जाके सेटल हुए, ताकि सेफ पैसेज हमको मिल सके, हम वहां पे अपना बेस बनाए और हम फिर ये वॉर लड़ सके। क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो गुरिल्ला वॉर्स लड़ते थे, ठीक है, वो सामने से थोड़ी ना युद्ध कर सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है ना। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ सिविल वॉर शुरू हो गया। इसका आफ्टर मैथ ये हुआ 1928 से लेकर 1937 तक चला, 10 साल तक, है ना। फिर इस फर्स्ट फेज को रोका गया क्योंकि जापान ने अटैक कर दिया 1937 से लेकर 45 तक, और 45 से लेकर 49 तक सेकंड फेज शुरू हुआ, और अल्टीमेटली इसमें जीत हुई माओ जेडोंग की, कम्युनिज्म की, जो किसी ने नहीं सोचा था। 1949 में माओ जेडोंग ने तियानमेन स्क्वायर से लाल झंडा फहरा दिया, और इधर चियांग काइशेक वो चले गए ताइवान। और ताइवान में जब गए तो वहां पे भी उन्होंने 28 फरवरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों 1947 में, ताइवान में उन्होंने मसाकर शुरू कर दिया। 28 फरवरी में वहां पे 30,000 लोगों को मार दिया। और उसके बाद दोस्तों व्हाइट टेरर शुरू हो गया कि लगातार लोगों को मारा जाने लगा। अब इस पे भी मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो ये कहानी थी दोस्तों शंघाई मसाकर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।